नहीं सर, वही डाउट वाला बता हाँ, रहा। तो 7, 12, 13, 14, 15 ये 5 डाउट है। तो स्क्रीन शेयर है तुम्हारा। दो वेसल के डायमीटर का रेशियो दिया है, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो लिख लिया। अब क्या पूछ रहा है, ए वाटर कॉलम ऑफ वाटर हाइट h इज पोर्ड इनटू लेफ्ट वेसल। लेफ्ट वेसल तो दिखा भी दिया है। The mercury will level will rise in right hand vessel will be। इसको भी अभी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, बोर्ड पे बता रहा हूं। इसमें अब वाटर कुछ किया है h हाइट का, तो क्या होगा, सपोज ये यहां से कुछ नीचे चला गया। कितना डिस्टेंस नीचे चला गया, सपोज x डिस्टेंस नीचे चला गया, तो ये कुछ ऊपर चला गया, x डैश डिस्टेंस ऊपर चला गया। कैन वी राइट कि x डैश कितना होगा, विल इट बी x अपॉन n स्क्वायर, बिकॉज जितना वाटर इधर से जाएगा उतना ही वाटर तो इधर बढ़ेगा। तो x डैश कितना होगा, तो a2 इंटू एक्स डैश दैट इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स। शिवम बताओ, ये आइडिया क्लियर? यस सर। सो x डैश इज इक्वल टू x बाय n स्क्वायर। चेतना, सही लिख रहा हूं? हाँ। तो अब बताना कि इसमें वाटर हो गया तुम्हारा बच्चों कितने लेवल तक, h लेवल का वाटर है, और इसमें मरकरी का लेवल वाटर मरकरी लेयर से कितना ऊपर है, x प्लस एक्स डैश, x प्लस एक्स डैश लेवल है मरकरी का इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी, एच रो जी उतना ही ये क्रिएट करेगा h रो ऑफ द वाटर इंटू g। सो x इंटू 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। मुझे लगता है अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। So x will be n square h upon n square plus 1 into s। ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन सवाल में x नहीं पूछा है, क्या पूछा है, शायद x डैश कितना राइज करेगा लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा आंसर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डेटा देख लो क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ, रॉड का लेंथ दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, हाइट ऑफ द वाटर इज गिवन 1 मीटर। ठीक है ना। पूछा क्या है, हिंज फोर्स पूछा है और फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द रॉड।
सो बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है, क्या क्या होगा, बॉयंसी फोर्स कहाँ लगेगा, mg के रॉड के नीचे सॉरी जितना पार्ट इनसाइड है वहां पे लगेगा बॉयंसी फोर्स। मान लो कि इसका जो भी लेंथ है उसका हाफ, दिस इज बी एंड दिस इज mg। ओके, और हिंज फोर्स, तो हिंज फोर्स का एक मान लिया कि Ny है और एक सपोज Nx है, तो x डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स आ रहा है, तो दिस मस्ट बी 0, और कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है, तो बचा कितना, mg इज इक्वल टू b प्लस Ny, ये करवाया था, है ना। और ये थीटा नोन है, तो ये लेंथ अननोन रहेगा। तो इसके बाद टॉर्क लिखने के लिए कहे थे शिवम, लेट्स दिस हाइट इज कैपिटल H, 1 मीटर है सर। हाँ कैपिटल H के टर्म में मैं भी लिख लेता हूँ, बाद में 1 मीटर लिख लूंगा, और ये कैपिटल L, ठीक है ना। तो इफ यू टेक टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, क्या क्या टॉर्क आएगा, इक्वेशंस लिख रहा हूँ, mg का टॉर्क इंटू L बाई 2 साइन थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, दैट इज इक्वल टू buoyancy force into h upon cos theta। ये अगर L है तो ये हो जाएगा बच्चों H, L cos थीटा इज H, कैपिटल H बाई cos थीटा और बाई 2, क्योंकि इसका हाफ हुआ, और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए इतना इंटू साइन थीटा, एम आई राइट, ये चाहिए दिस साइन थीटा। तो अगर B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करा, तो क्रॉस सेक्शनल रॉड का A H बाई cos थीटा इज लेंथ जो वाटर में है इंटू रो ऑफ द वाटर इंटू G, ये बाउंसी फोर्स हो गया। ये पूरा इक्वेशंस लिखा था हमने। M कितना लिखेंगे, A इंटू कैपिटल L इंटू रो ऑफ द मटेरियल इंटू G इंटू L बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, बच्चों जैसे ही तुम्हें यहां से थीटा निकल जाएगा तो ये लेंथ निकल जाएगा, और जब ये लेंथ निकल गया तो बुआंसी फोर्स निकल जाएगा, बुआंसी फोर्स निकल जाएगा तो Ny निकल जाएगा। यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है, Ny निकालने का डायरेक्टली एक और तरीका भी हो सकता है कि टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट ले लें, इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क B का टॉर्क 0, तो जो mg का टॉर्क होगा, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, mg का टॉर्क विल बैलेंस Ny का टॉर्क, तो Ny ऊपर लगेगा या नीचे पुल करेगा, तो तुम यहां से देख सकते हो कि Ny ऊपर नहीं नीचे लगेगा। समझ में आ रहा है,
यस सर। हिंज जो है वो इसको पुल कर रहा होगा नीचे। ऐसे अगर इक्वेशंस लिखे तो NY निगेटिव आ जाएगा। सर 11th में क्या डाउट आ रहा नैन? ये भी क्लास में कराया हुआ है। और जिसका भी ये क्वेश्चंस खुला हुआ है ये बहुत ज्यादा टाइम लिए हो यार, 12 मिनट 5 सेकेंड। पाठ पाटिल क्यों ऐसा? ये तो सवाल आसान था। पाठ बोलेगा सर मेरा पेपर मत खोलो। हालांकि अभी अभी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। नयन पटेल तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ सर ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा। ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, अभी इससे टफ सवाल कर लिए थे, लेकिन तुम लोगों को तो चमकता ही नहीं है। इसमें अब 10 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम पुट किया है या केरोसिन ऑयल का पुट किया है, तो बच्चों ये लेवल थोड़ा नीचे जाएगा। तो ये सपोज x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ये वाटर यहां से जो पहले का लेवल था इससे कितना ऊपर चला गया? x ऊपर चला गया। मतलब केरोसिन यहाँ का वाटर लेवल जो यहाँ पे था और इसमें डिफरेंस हो गया कितना? 2x का। 2x। अब यहाँ का प्रेशर सेम, यहाँ का प्रेशर सेम, सेम लिक्विड है। सो ये वाटर कॉलम सॉरी केरोसिन ऑयल कॉलम है 10 सेंटीमीटर का। तो ये प्रेशर मान लो ये 1 ले लिया पॉइंट, ये पॉइंट 2 ले लिया। P1 is equal to P2। P1 will be अनुरूप बताना, यहाँ का प्रेशर P0 अनुरूप कनेक्टेड है क्या? नहीं, हाँ कनेक्टेड है। P0 प्लस H कितना? 10 सेंटीमीटर रो ऑफ द केरोसिन ऑयल इंटू जी, H रो जी। P2 कितना है? P0 प्लस 2x रो W इंटू जी। ध्रुव पाटिल हो जाएगा सर। ध्रुव पाटिल यहां से हो जाएगा 10 इंटू 0.6 रो W तो जाएगा यहां से, रो W जी चला जाएगा 2x, तो x आ जाएगा यहां से 3 सेंटीमीटर। मतलब अब भाई अगर ये ऑयल वाटर इंटरफेस की हाइट कहे तो ये हाइट हो जाएगा 20 - 3 दैट इज 17 सेंटीमीटर। इसमें वाटर की अगर हाइट पूछा जाए तो ये हो जाएगा 20 + 3 23 सेंटीमीटर। और ये बच्चों 17 और ये 10 तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। तो पार्थ पाटिल ने कुछ सवाल पूछा है, क्या पूछा है? सर सेकंड ऑप्शन में सिर्फ लेवल ऑफ ऑयल 27 बताया है, पर वो तो हाइट तो पूरे लिक्विड। पार्थ पाटिल लेवल ऐसे कहेंगे कि ये कहां पे लेवल है, ये एग्जैक्टली मान लो 0 1 2 3 4, तो लेवल ऑफ द ऑयल इज 27 सेंटीमीटर। हाइट कॉलम हाइट नहीं करा, ऑयल का कॉलम हाइट नहीं करा, लेवल करा।
दैट इज करेक्ट। बच्चों 13 सवाल ये मेरा चैलेंज वाला सवाल था, मैंने बोला था कि मैं चैलेंज करूंगा, देखते हैं कितने बच्चों ने इसको करेक्ट किया है। याद है मैंने कहा था चैलेंज करेक्ट किया था, मैं बता रहा हूँ यही सवाल पूछूं। यस सर, लेक्चर में आप किए थे। क्या? सर लेक्चर में आप चैलेंज दिए थे सर। हाँ कि टेस्ट में पूछूंगा ये। चलो देखो यहाँ पे, a solid block of density rho b is kept submerged in water in a container by means of a spring attached to the bottom of the container in equilibrium. Distance of the block from the base of the container is y. Then choose the correct statement if container is given an acceleration in upward direction. अब देखो ये सारे ऑप्शन देखो तो रो बी और रो डब्ल्यू में कुछ रिलेशन दिखाया है ना। अब मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं। इसमें पॉजिटिव मार्क कौन कौन लाया है? 0। चलो बच्चों इस पे देख रहे हैं कि क्या सवाल है। अच्छा एक्सेलेरेशन किधर दिया ये बताया? अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड लिखा है ना? यस सर। ठीक है, तो बच्चों समझना, अगर रो बी, देखो इस सॉलिड ब्लॉक में लिखा होगा, मैंने लिखने की कोशिश की, सॉलिड ब्लॉक है, रो बी इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू। तो बताओ स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है? तो अगर रो बी ग्रेटर देन रो नॉर्मल डब्ल्यू कंडीशन या एक्सेलरेटेड कंडीशन? रहेगा, स्प्रिंग क्या रहेगा? कंप्रेस्ड। और जब हम इसको एक्सेलेरेशन ऊपर दिए थे तो क्या बताए थे कि जैसे ये स्ट्रिंग है, अगर ये ऊपर एक्सलेट किया तो इसका कंप्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कंप्रेशन बढ़ेगा सर। कंप्रेशन बढ़ेगा। इसको ऊपर ज्यादा फोर्स चाहिए या कम फोर्स चाहिए? सर उसे चाहिए MVA0, लेकिन फ्लूइड उसे सिर्फ MLA0 ही दे पाएगा, जो कि कम है। एक्चुअली ऐसे सोचो कि जैसे अभी हमने जो समझाया था ना, उसमें स्ट्रिंग लिया था, ऐसे स्ट्रिंग, और कहा था कि इसको अगर एक्सेलेरेशन ऊपर दिया तो ये स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ता है, स्ट्रिंग का टेंशन इंक्रीज होता है। तो स्प्रिंग का टेंशन अभी ऊपर लग रहा था, तो यहाँ भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये ऊपर लग रहा स्प्रिंग का फोर्स। तो जब हम इसको एक्सलेट किया ऊपर, सो ऊपर का फोर्स बढ़ेगा, दैट मींस दिस विल, कंप्रेशन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इजंट इट? ऊपर का फोर्स बढ़ना चाहिए तो ये so it will more compressed. अब दूसरा केस लेते हैं, दैट मीन्स y will decrease. अब दूसरा केस लेते हैं, रो बी इज लेस देन रो डब्ल्यू, that means a spring is elongated. Spring is elongated. अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड है और अब इसको ऊपर का फोर्स दिया, एक्सेशन ऊपर है, तो ये क्या होना चाहिए?
नीचे का फोर्स बढ़ना है, टेंशन नीचे का फोर्स बढ़ना है ना, तो ये क्या होगा, और इलोंगेट होगा, तभी तो ये बढ़ाएगा और इलोंगेट होगा। तो y क्या हो जाएगा इस केस में? क्या सही बोल रहा हूं या कुछ गड़बड़ बोल रहा हूं? यूनिफॉर्म मीटर स्केल सपोर्टेड एट 20 सेंटीमीटर मार्क। ये देखो रोटेशन का सवाल है बच्चों, लेकिन रोटेशन तुम लोग ने कर लिया है। ट्वेंटी सेंटीमीटर मार्क पे सपोर्ट किया है। अब कहा है कि 10 सेंटीमीटर मार्क पे एक बॉडी को अगर हैंग करवा दिए तो ये मीटर स्केल बैलेंस है। तो ये हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, और इसका रॉड का कुछ तो मास है, मुझे नहीं पता कितना मास है, दिया भी नहीं है, कैपिटल एम मास है। और ये जो भी कुछ डिस्टेंस है, इनफैक्ट ये 20 सेंटीमीटर मार्क है तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। तो स्मॉल एम जी देखना, स्मॉल एम जी इंटू 10 सेंटीमीटर, इसका टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि बैलेंस करना है टॉर्क, इसके बाद टॉर्क ले लिया। सेकेंड केस में क्या किया, इसको पानी में प्लेस कर दिया, तो अब जो ये टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों mg माइनस बी। जब पानी में प्लेस किया तो इसको शिफ्ट करना पड़ा, कितने 8 सेंटीमीटर मार्क पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू, बैलेंस तो यही रखा तो ये वाला टर्म वही रह जाएगा। सर वो 30 सेंटीमीटर पे हम कैसे मान सकते हैं? ये यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 50 सेंटीमीटर पे। हालांकि ये नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं, जो टर्म यहां रहेगा वही टर्म यहां रहेगा। तो यहां से बहुत सिंपल सा, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, mg इंटू 10 दैट इज इक्वल टू mg माइनस बी इंटू 12, है ना। तो b इंटू 12 इज इक्वल टू mg इंटू 2। क्लियर? b कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इंटू रो w इंटू g इंटू 12, m कितना हो जाएगा, v इंटू रो ऑफ द मटेरियल, रो ऑफ द ब्लॉक, g इंटू 2, v कैंसिल, रो b बाई रो w इज 6। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक डाउट था सर, जब कोई एक बीकर है और इसमें दो फ्लूइड है, एक केरोसिन ऑयल है और वाटर है, उसमें आइस फ्लोट कर रहा है और उस आइस के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, तो क्या सिचुएशन रहेगी सर उसके बाद? एक सेकंड में ड्रॉ करता हूँ जो है, पहले ये क्लियर कर लेता हूँ फिर वो वाला तुम्हारा डाउट लेता हूँ। जो भी स्क्रीन पे शेयर है बच्चों, देखो यहीं से मैं बता रहा हूँ, PA इजकल टू PB तो होगा। क्यों होगा ये मैंने समझाया था कि यहाँ पे इनफैक्ट बीच में लिक्विड डिफरेंट है तो भी चलेगा। ये सिलेंडर ऐसे मान लो, ये सिलेंडर पूरा नेट फोर्स 0 है तो PA इजकल टू PB है। अब यहां से यहां तक गए, और आंसर आ गया उसका। यहां से यहां तक गए, सेम लिक्विड है, तो यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर,
बट अगर ऊपर जाएंगे तो पहले तुम इधर का डेंसिटी डॉट वाले का देखोगे, डेंसिटी ग्रेटर है। सो इफ यू गो अप, प्रेशर डिक्रीज होगा, ग्रेटर रेट से डिक्रीज होगा कंपेयर टू दिस साइड, बिकॉज इधर डेंसिटी कम है, इसलिए पीसी थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज ज्यादा घटा है इधर और इधर थोड़ा कम घटा है। सो पीडी इज मोर देन पीसी, पीडी बड़ा है, तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे सवाल हमने कर लिए। अब आते हैं अनिकेत के सवाल पे। यस अनिकेत, अब बताना कि एक वाटर और केरोसिन ऑयल दोनों के इसमें है, आइस है और इस आइस के ऊपर कॉइन है। आइस है और ये क्वाइन, ठीक है। अब देखो, इसमें क्वाइन विल नॉट प्ले एनी रोल। कहोगे सर ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि क्वाइन विल नॉट प्ले एनी रोल, क्योंकि अभी ये पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है इतना, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम, ओवरऑल का जो रिलेशन रहेगा उसके लिए, अगर ये क्वाइन नहीं है, क्वाइन नहीं है तो इस आइस का वाटर में जो लेवल पार्ट होगा वो थोड़ा कम होगा। अगर क्वाइन रख दिए तो वाटर में थोड़ा पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। समझे? तो सबसे पहले तो अभी क्या करो, इसको अगर हटा देते हैं, क्वाइन को अगर हम रिप्लेस कर दिए, देन व्हाट विल हैपन? क्वाइन यहां रखो या यहां से यहां रख दो, क्या ये लेवल में चेंज आएगा क्या? क्वाइन यहां रखो चाहे नीचे रखो, इस लेवल में चेंज नहीं आएगा क्वाइन के कारण, बट इस लेवल में चेंज आएगा, इस लेवल में चेंज आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस सवाल को तुम कैसे सोचना, जो भी हो रहा है कि क्वाइन यहां पे है, तब क्या सिचुएशन है, क्वाइन यहां से यहां ले आए तो क्या होगा, तो चेंज होगा, उसके बाद फिर इसको मेल्ट करा दो, ठीक है। इस लाइन ऑफ थॉट यही रहेगा। अभी हमने जो शुरुआत में ही बताया कि ये क्वाइन यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे रखे चाहे ये खुद सिंक करे, इसके लेवल में कोई चेंज नहीं लाएगा, ये टॉप लेवल में। लेकिन क्वाइन यहाँ पे रखा हुआ, तब यहाँ जो लेवल है और क्वाइन नहीं है तब जो ये लेवल है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जब क्वाइन यहाँ पे है अभी, तो इस आइस को थोड़ा नीचे पुश किया हुआ है तो ये थोड़ा ऊपर रहेगा। अगर हम क्वाइन को उठा लिए तो ये आइस थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये लेवल जो है वाटर का थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्वाइन अगर यहाँ से यहाँ रिप्लेस किए तो वो वाटर का लेवल कम होगा। सो दिस लेवल विल डिक्रीज, सिर्फ क्वाइन के इफेक्ट को देख रहे हैं, दिस लेवल विल इंक्रीज, ओके। सर माइक म्यूट है। हाँ, नेक्स्ट डाउट क्या था सर, मतलब ये क्या कहते हैं, होमवर्क पूछ रहा था, एक बार माइक ऑन करके बोल सकता था। Find the length of rod inside water in terms of rho and rho w. आपने ये होमवर्क में दिया था सर। तो डायग्राम कैसा था, थोड़ा सा आइडिया तो मुझे नहीं याद आ रहा।
सर वो एक पहाड़ था, उस पे वो रॉड था। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ ऐसा था ना कुछ, दिस इज बी, टोटल लेंथ एल, और क्या दिया था इंफॉर्मेशन? रो। रो मटेरियल का दे दिया, ये हो गया रो डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, इसके बाद बच्चों टॉर्क ले लो, और ये थीटा भी शायद नहीं दिया था, मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा से शायद इंडिपेंडेंट आ जाएगा। इस पॉइंट के बाद हम टॉर्क ले लेते हैं, तो कौन कौन सा फोर्स होगा, mg जस्ट मिड पॉइंट पे लग रहा है, और बॉयंसी फोर्स यहां पे लग रहा है। तो मान लो ये डिस्टेंस स्मॉल एल है, ओके। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों L/2। So what will be this distance? Capital L minus B minus L/2। ये एंगल ले लिया थीटा, ये एंगल ले लिया थीटा, तो इसके बाद टॉर्क ले रहे हैं, ये डिस्टेंस लेंगे, तो buoyancy force into this distance, this cos theta, that is equal to, what is this distance? कैपिटल L/2 माइनस बी। कैपिटल L/2 माइनस बी, इतना इंटू mg इंटू cos थीटा, ये भी cos थीटा ना, cos थीटा जाएगा L माइनस बी इंटू L/2। buoyancy फोर्स कितना लिखेंगे बच्चों, buoyancy फोर्स हो जाएगा क्रॉस सेक्शन A इंटू L इंटू रो W इंटू G, that is equal to L/2 minus B into A into रो B, sorry रो into L into G। बताओ इस इक्वेशंस में कितने अननोन है? एक ही है सर। एक ही है। So can we solve this? Yes, sir. हाँ सर। तो बच्चों मैं सिलेबस अब आगे बढ़ा रहा हूं और स्टार्ट कर रहा हूं फ्लूइड डायनामिक्स। That means fluid will flow here. So we will discuss ideal fluid. Ideal fluid में ऑलरेडी बताया था इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। सर नॉन विस्कस का मीनिंग एक बार और बता दीजिए ना। नॉन विस्कस का मतलब जैसे दो सॉलिड बॉडी एक के ऊपर दूसरा स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो वैसे ही जब लिक्विड फ्लो करेगा, लिक्विड से अगर मान लो कोई बॉडी को मूव करा रहे हो
तो लिक्विड एक ड्रैग फोर्स लगाएगा, एक विस्कस फोर्स लगाएगा, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स ही कर सकते हो। सो जो लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो लगता है फोर्स, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, मतलब उसी को बोलते हैं, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्लियर? हम विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज वाटर से मैं एक बॉडी को वाटर में मूव कर रहा है, एक बॉडी, तो वाटर का लेयर बॉडी के लेयर पे, बॉडी पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा, स्मूथली जा रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई थिक ऑयल होता है, चाहे कुछ ऐसा लिक्विड होता है जहां पे कि वो मूव कराने में अपोज करे बहुत ज्यादा, उसको कहेंगे विस्कोसिटी बहुत हाई। क्लियर है सर। थिक ऑयल का विस्कोसिटी ज्यादा होता है, वाटर का विस्कोसिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। सबसे पहले एक फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो एक ट्यूब है, पाइप है, जिसका क्रॉस सेक्शन या वेरिएबल है, सपोज ये A1 है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन या A2 है। इस पाइप से वाटर या कुछ फ्लो हो रहा है, सम लिक्विड। तो कैन यू गेस कि अगर यहाँ पे स्पीड V1 है और यहाँ पे स्पीड V2 है, तो कौन सा ज्यादा होगा? V2 ज्यादा होगा। एक्चुअली पहले, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं मास। कोई भी पाइप है और इस पाइप से सपोज v वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक्सेशन A है, तो व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? समझना कि t इक्वल टू 0 पे अभी जो लेयर है यहाँ पे, सोचो कि ये यही ऐसे आगे जाता, v स्पीड से जा रहा है, तो 1 सेकेंड में ये लेयर 1 सेकेंड बाद यहां पहुंच जाएगा। कितना डिस्टेंस? v डिस्टेंस। मतलब 1 सेकेंड में यहां से इतना लिक्विड बाहर निकला है, 1 सेकेंड में। इसका कितना वॉल्यूम है? a इंटू दिस डिस्टेंस v। इसी को बोलेंगे बच्चों वॉल्यूम फ्लो रेट, a इंटू v। इज इट क्लियर? यस। यस सर। अगर मैं पूछूं मास फ्लो रेट क्या होगा? तो कहेंगे मास फ्लो रेट हो जाएगा, इतना वॉल्यूम गया है और यहाँ पे डेंसिटी अगर रो है तो रो इंटू ए इंटू वी, दिस इज मास फ्लो रेट। अब अगर कोई पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जितना लिक्विड यहाँ पे आया उतना ही लिक्विड यहां से जाएगा। मास विल रिमेन कंजर्व, क्योंकि बीच में कहीं एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कोई कहेगा सर यहाँ पे लीकेज है, यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, तब वो नहीं कहेंगे। लेकिन मैं अगर मानूं कि नहीं, कोई लीकेज नहीं है, सो व्हाटएवर द in of the mass here per second, that much mass will go out because there is no leakage, no accumulation. So what we will say, अगर यहाँ पे डेंसिटी सपोज ρ1 है लिक्विड का और यहाँ पे डेंसिटी सपोज ρ2 है, so we will say ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 V2. Is it clear? सर डेंसिटी अलग। यस सर। अब बताना कि कहोगे सर हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो स्पेशल केस है कि इनकॉम्प्रेसिबल है, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2। अगर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है तो इसी को क्या कह देंगे? A1 V1 इज इक्वल टू
A2V2 वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल रहेगा, बट बेसिक ये है बच्चों, ये स्पेशल केस है, इसी को सर बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पहले लिख लो फिर डाउट पूछ लेना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही फेमस इक्वेशन। डाउट पूछो। सर डेंसिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करती है। यस, अगर इनकॉम्प्रेसिबल, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मास तो वही है, एक बॉक्स ब्लॉक लिया, अगर उसको कंप्रेस कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। डेंसिटी का मतलब क्या हो, मास वॉल्यूम। तो अगर कोई लिक्विड कंप्रेसिबल जैसे गैस, तो गैस अगर तुम लिए और एक छोटा सा मतलब कंटेनर में, किसी कंटेनर में है, अभी उसका कोई डेंसिटी है, पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन को तुमने पुश कर दिया, वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, isn't it? है ना। यस सर। एक ऐसा वेसल लिया और उसमें पिस्टन है, यहाँ पे भी गैस है, एयर है, अभी इसका डेंसिटी रो है, और नैन पटेल ने क्या किया, इस पिस्टन को दबा दिया यहां से यहां तक, हाफ कर दिया, अब इसमें जो गैस है उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 2 रो। क्यों 2 रो हो जाएगा, बिकॉज जितना मास था वो तो उतना ही रहा, वॉल्यूम हाफ हो गया, तो डेंसिटी डबल। लेकिन अगर मैं कहूं नैन को वॉल्यूम, चलो इसमें वाटर फिल कर दिया, बताओ हाफ कर पाएगा वो, नो सर। नहीं हाफ कर पाए, क्योंकि इतना कंप्रेस ही नहीं होगा वाटर। हाफ करने के लिए फिर उसको सुपरमैन से भी सुपर ऊपर जाना पड़ेगा, सुपर डुपरमैन बनना पड़ेगा। क्या नयन बच्चों, एक सवाल लिया कि एक पाइप है जो 2 पार्ट में बट गया, इसमें से सपोज वाटर फ्लो रहा 0.8 मीटर पर सेकेंड से, इसका क्रॉस सेक्शन या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक पाइप का क्रॉस सेक्शन या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां से वाटर निकल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे पार्ट का क्रॉस सेक्शन या 6 है, तो यहां से वाटर किस स्पीड से निकल रहा होगा। श्यामा इतना कम आएगा क्या स्पीड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 0.5 आ रहा है यहां सर। से यहां से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इनफ्लो, जितना यहां से इन होगा उतना यहां प्लस यहां से आउट होगा। अब इतना तो दिमाग भगवान दिए हैं, यहां से इन हो रहा है A1 10 इंटू 0.8 का, देखो सर, वो मीटर पर सेकंड में और 0.5 लग 1 रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर में, सब में यही है। तो ये है 2 तो 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 1 आ रहा है सर। इंटू 2 Yes, sir. प्लस 4 इंटू V2, तो मुझे लग रहा है कि V2 1 आ रहा है। यस सर। बच्चों फ्लूइड डायनेमिक्स का जो चैप्टर है, तुम देखोगे अच्छी वर्मा में तो बहुत छोटा सा ही है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें तुम्हें मिलेगा इस चैप्टर में कि जो तुम देखते थे, बट क्यों ऐसा होता है वो तुम्हें समझ में नहीं आता था, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तुम अभी देखोगे इस चैप्टर में। बहुत मजेदार टॉपिक है, मुझे बड़ा मजा आता है वो सारे बताना कि जो प्लेन क्यों फ्लाई होता है, हेलीकॉप्टर में जो विंग ऊपर क्यों इतना स्पीड से रोटेट करता है ना, क्रिकेट मैच में जो बॉल स्विंग होता है, तुम स्टेशन पे जब खड़ा होते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि फास्ट ट्रेन आ रही है थोड़ा सा, या अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म के नजदीक ना खड़ा रहे, फास्ट ट्रेन पास कर रही है ना।
प्लेटफॉर्म से, इनफैक्ट ट्रेन से तुम 1 मीटर भी अंदर हो प्लेटफॉर्म से तो भी कहा जाता है कि नहीं और थोड़ा अंदर आ जाओ। ऐसा समझो, कभी देखो ये दिस इज द ट्रैक, ये प्लेटफॉर्म है और तुम्हें यहाँ पे खड़ा रहने से मना किया जाता है बिकॉज दिस ट्रेन इज गोइंग विथ हाई स्पीड। ऐसे पापा बोलते हैं कि ट्रेन ना पुल कर लेता, खींच लेता, मत जाओ पास में। व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा होता है? ट्रेन में कोई मैग्नेट तो लगा नहीं है और हमारा बॉडी मैग्नेटिक तो है नहीं आयरन का, पुल कर लेगा। तुम एक्सपीरियंस किए होगे कि जब तेज हवा चलती है और बारिश भी होती है तो मान लो छाता लगाए हुए हो तो छाता जो अम्ब्रेला होता है उस पे हवा, विंड इज ब्लोइंग इन दिस वे, बट लगता है कि अम्ब्रेला ऊपर चला जाएगा, ऊपर खींचता है, तुम्हें नीचे खींच के रखना पड़ता है। किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है? कभी सोचा कि अम्ब्रेला पे हवा इधर नहीं फोर्स लगा रहा है, ये लगता है कि ऊपर जाना चाह रहा है, राइट, ट्राइज टू गो अप। सुनामी आता है, मान लो ये घर बना हुआ है ना, ये छत बना हुआ है, जब सुनामी आता है तेज हवा चलती है तो ये घर गिरता नहीं है, क्या होता है, ये छत निकल जाता है, ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उड़ जाता है। ऐसा क्या होता है सर ऊपर? वो एयर बॉल से टकरा कर डेविएट हो जाती है। सो ये सारे चीजों के पीछे का लॉजिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस मामले में। अभी तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, उसका भी एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर तुम टैप वाटर ऑन करते हो, टैप वाटर ऑन किए तो यहां से जो लिक्विड निकलता है तो वो अभी इसका ऐसा कुछ शेप रहता है। कभी देखा है कि यहां से निकला इसका थिकनेस अभी ज्यादा होता है, फिर धीरे 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 कम होने लगता है। यस सर। ये कम क्यों हो जाता है और बाद में फिर ड्रॉप ड्रॉप गिरने लगता है? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है। रीजन इज, तुम्हें ये पता है कि यहाँ से जब निकला तो अभी स्पीड कम है और यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, क्योंकि जितना वाटर यहाँ से निकला उतना ही वाटर यहाँ भी पास कर रहा है, तो चूंकि यहाँ पे स्पीड कम है तो एरिया ज्यादा, ए इंटू वी, A1 V1 और यहाँ पे A2 V2, तो V2 बढ़ गया इसलिए A2 को कम होना पड़ा, इसलिए क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से थोड़ा सा समझे, और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये टैप वाटर को थोड़ा ज्यादा ओपन कर देते हो तो क्या ऐसा ही स्मूथ फ्लो होता है या फिर एक इधर गया एक इधर गया कुछ भी होने लगता है? थोड़ा पूरा ओपन कर दिया ना, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो इन दैट केस कभी उल्टा हो जाएगा। हाँ, कभी इधर कभी, मतलब बहुत ही आर्बिट्री होता है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कोई भी वाटर ड्रॉप किधर जाने वाला है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ओपन किया, बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा है। तो बच्चों फ्लो जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेडी फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तुम समझ सकते हो कि हमें पढ़ना क्या है। बारिश के मौसम में देखोगे पानी रिवर में या इसमें, या फिर ये अजीब, मतलब उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि किधर जाएगा, है ना, कैसे जाए, किसी एक मॉलिक्यूल्स के, किसी एक वाटर ड्रॉप के मोशंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट मोशन। तो हमें ये नहीं पढ़ना है ना, कुछ बताना ही मुश्किल है। वी हैव टू डिस्कस स्टेडी फ्लो। तो आज सिर्फ इसी का डेफिनेशन लिख के मैं आज का क्लास फिनिश करूंगा।
बच्चों अगर स्टडी फ्लो हो रहा है इसका मतलब समझना कि ये पैटर्न सेम रह रहा है, टाइम के साथ वो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट से कोई पार्टिकल पास किया, ये सर्टेन पाथ फॉलो किया, है ना, यहां से पास करने वाला अलग लाइन फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करेगा। अब समझना, अगर इसमें स्टडी फ्लो हो रहा है तो यहां से एक पार्टिकल जो पास किया, ये पाथ फॉलो किया। अब यहाँ पे कुछ देर बाद दूसरा पार्टिकल आएगा, वो भी यही पाथ फॉलो किया, तीसरा पार्टिकल आएगा, वो भी यही पाथ फॉलो करेगा। दैट मीन्स पहला, all particles passing through a particular point, follow the same path and cross the point with same velocity। इसमें दो पॉइंट बता दिया बच्चों। यहाँ पे जो भी एक पार्टिकल क्रॉस किया, इसका कुछ वेलोसिटी है, दूसरा पार्टिकल कुछ देर बाद आएगा तो इसका भी वेलोसिटी उतना ही रहेगा, तीसरा पार्टिकल जो आएगा उसका भी वेलोसिटी उतना ही रहेगा। और अगर ये पाथ फॉलो किया है तो दूसरा भी यही पाथ फॉलो करेगा, तीसरा भी यही पाथ फॉलो करेगा। ये दो पॉइंट्स इसमें कर दिया। बट यहाँ पे अगर स्पीड अभी कुछ है तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड कुछ और हो सकता है। But velocity of a particle may change with time. बच्चों इसको लिख देता हूँ, बोल देता हूँ मैंने क्या लिखा था। ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट फॉलो द सेम पाथ एंड क्रॉस द पॉइंट विथ सेम वेलोसिटी, नॉट स्पीड। क्लियर? अगर ये सारे पाथ को दिखा दिए बच्चों तो वो क्या बनाएगा, इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इस फ्लो को, स्टडी फ्लो को ये स्ट्रीमलाइन फ्लो से दिखाते हैं। अगर हम स्ट्रीमलाइन से दिखा रहे हैं तो उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। इन स्टडी फ्लो to a streamline
Two streamline never intersect. अगर कहोगे सर दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कर लिया, अगर दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कर लिया तो इससे जो पार्टिकल आ रहा है, इस पास से जो पार्टिकल आ रहा है, तो दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा, और जब कोलिजन हो जाएगा तो वो स्ट्रीमलाइन ही रहेगा, फिर उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, आर्बिट्ररी मोशन होगा और उसको बोल देंगे टर्बुलेंट फ्लो. सो इन स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन विल नॉट इंटरसेक्ट. अब कितने स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करोगे, तो मैंने तो एक पार्टिकल का जितना फाइन ड्राइंग करना है उतना फाइन ड्रॉ करो, लेकिन अगर तूने एक स्ट्रीमलाइन ड्रॉ किया तो यहां से ड्रॉ किया और यहां पे खत्म कर दिया, ऐसा नहीं, इट विल कंटिन्यू, ये वैनिश नहीं होगा. तो अगर मान लो इतने क्रॉस सेक्शन तूने 10 स्ट्रीमलाइन ड्रॉ किया तो ये 10 स्ट्रीमलाइन आ रहा है, इतने से भी 10 स्ट्रीमलाइन जाएगा, है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे तुम लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे जो स्पीड होता है वो अभी स्पीड कम है और यहाँ पे स्पीड ज्यादा है. एंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग आल्सो दैट यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन डेंसिटी और यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन डेंसिटी डिफरेंट है. सो कैन वी से मोर स्ट्रीमलाइन डेंसिटी मींस व्हाट? हायर वेलोसिटी. बहुत बढ़िया. हायर स्पीड कह सकते हो, वेलोसिटी ज्यादा अच्छा, स्पीड बोल दो. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कह दिया, ग्रेटर द स्ट्रीमलाइन डेंसिटी ग्रेटर द स्पीड, लिख लो. अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशंस, बर्नौलीज प्रिंसिपल्स पढ़ना है. और ये है क्या वो बता रहा हूं. पहला तो दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, और बेटर कहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, और डेप्थ में जानो वर्क एनर्जी थ्योरम पे. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इसको डिराइव करेंगे, और डिराइव करने में तुम लोगों को होमवर्क दूंगा कि डिराइव करना, मैं बस आइडिया देके छोड़ रहा हूं. एक पाइप है जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया का है, और इसका लेवल भी चेंज हो रहा है, ग्राउंड से जो हाइट है वो भी चेंज हो रहा है. ये सपोज h1 हाइट पे यहाँ पे है और ये सपोज h2 हाइट पे है, और इससे वाटर या लिक्विड फ्लो हो रहा है. यहाँ पे स्पीड है सपोज v1 और यहाँ पे स्पीड है सपोज v2. यहाँ पे सपोज प्रेशर है p1, यहाँ पे सपोज प्रेशर है p2. तो एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशन सेज दैट कि किसी भी लिक्विड के फ्लो में प्रेशर प्लस एक टर्म रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एक टर्म रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, दैट इज कांस्टेंट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्टेडी फ्लो. ये एग्जैक्टली बर्नौलीज इक्वेशंस है और इसी को प्रूफ करना है. तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा, मैं आइडिया दे रहा हूं 2 मिनट में, और तुम्हें इसको खुद से
प्रूफ करना है। बच्चों आइडिया ये है कि जो इतना लिक्विड है अभी पाइप में, ये एक पाइप का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, इधर भी पाइप है, इधर भी पाइप है। लेट्स कंसीडर दिस एज ए सिस्टम। तो बच्चों इधर जो लिक्विड है इसके नीचे वो फोर्स इस पे लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा? प्रेशर P1 इंटू क्रॉस सेक्शन या A1 का F1 इधर लगा रहा होगा। यहाँ पे जो लिक्विड है, इधर वाला लिक्विड, इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, प्रेशर P2 एरिया A2। लेकिन ये लिक्विड यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है, कुछ देर बाद यहाँ वाला जो लेयर है वो थोड़ा यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला लेयर थोड़ा आगे चला जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, छोटा सा, बट दिखाने के लिए मैं x दिखा रहा हूं, या dx भी लिख सकते थे, बट x बहुत छोटा है। चूंकि ये नॉन विस्कस है तो इस लिक्विड पे ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेंगे? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नॉन विस्कस है। तो जो लिक्विड अभी यहाँ पे है बच्चों, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अब यही लिक्विड इधर चला जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा, अब कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आपको सर पोटेंशियल एनर्जी इतने लिक्विड का अभी कुछ, अभी थोड़ा बाद में ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में मैं बता रहा हूं कि कितना वर्क डन करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? अदर वाला लिक्विड। तो P1 A1 का वर्क किया, इधर x डिस्टेंस गया है, सो P1 A1 इंटू x पॉजिटिव किया है, बट यहाँ पे P2 इंटू ये x1 ले लेता हूं बच्चों, माइनस P2 A2 इंटू x2। क्योंकि अगर यहां से ये x1 डिस्टेंस गया है तो ये x2 अलग जाएगा, कुछ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा वर्क डन। हाउ टू फाइंड K2 माइनस K1, हाउ टू फाइंड U2 माइनस U1। ये HC वाला सॉल्व किया हुआ है, तो कल तुम लोग खुद से ये प्रूफ करके आना, ठीक है? इसी इक्वेशन से प्रूफ करके ये आ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर।